हेलो फ्रेंड्स, इनसाइड पॉलिटी के नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है जजेस केस और कॉलेजियम प्रणाली। इस टॉपिक को समझने से पूर्व हमें कुछ सवाल हैं जिनके जवाब जानने का प्रयास हम करेंगे, और कुछ सवाल जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे क्या न्यायपालिका सचमुच स्वतंत्र है। और दूसरा एक प्रश्न है, न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका की भूमिका होनी चाहिए या न्यायपालिका खुद तय करे। तो इन सवालों के जवाब में छिपे हैं कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों के माध्यम से इन जजेस केस के नाम से जानते हैं, और इसी से जन्म होता है कॉलेजियम प्रणाली का। तो आइए हम देखते हैं। आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में कुछ प्रावधान हैं। इस प्रावधान के अंतर्गत हम जानते हैं कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, किंतु वह नियुक्ति के पूर्व मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेगा। तो इस विवाद की शुरुआत होती है इस शब्द परामर्श को लेकर। इस परामर्श का क्या अर्थ है? तो प्रारंभ में इस परामर्श की जो प्रकृति थी उसे कंसल्टेशन को बाध्यकारी नहीं माना गया था। अर्थात इसे हम कह सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जो भी सलाह दी जाएगी वह राष्ट्रपति महोदय पे या भारत की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका पर बाइंडिंग यानी कि बाध्यकारी नहीं थी। परंतु बाद में कुछ न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से इसे बाध्यकारी बना दिया गया, और ये जो न्यायिक व्याख्याएं हैं इन्हीं को कहते हैं हम जजेस केस। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बारे में अगला है कि इस परामर्श की प्रकृति और बाध्यता को लेकर 4 महत्वपूर्ण घटनाओं में निर्णय हुआ जिन्हें जजेस केस कहा जाता है, जिसमें 4 केस के माध्यम से हम जानते हैं। प्रथम केस वर्ष 1992 का है, 1982 का। इस केस का नाम है एसपी गुप्ता नाम भारत संघ। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो फैसला दिया उसमें कहा कि मुख्य न्यायाधीश का परामर्श बाध्यकारी नहीं है, यानी कि सलाह देंगे नियुक्ति के संबंध में कि किस जज को हायर जुडिशरी में अर्थात उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया जाए, परंतु उनके द्वारा दी गई सलाह, उनके द्वारा दिया गया परामर्श राष्ट्रपति महोदय पर किसी भी तरीके से बाइंडिंग यानी कि बाध्यकारी नहीं था। परंतु उसके बाद वर्ष 1993 में सेकंड जजेस केस आता है, जिसे लेके आए थे सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड। इसमें सीजेआई का परामर्श है, इसे बाध्यकारी बना दिया गया, और साथ ही ये बताया गया कि परामर्श देते समय एक तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे और 2 जो वरिष्ठ जज होंगे, उन 3 लोगों के बेंच के द्वारा या 3 लोगों की एक समिति होगी जिसके द्वारा यह परामर्श दिया जाएगा। और यहाँ से होती है कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत। अब इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है कि कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत होती है, परंतु कॉलेजियम वर्ड यहाँ अस्तित्व में नहीं आया था। साथ ही यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण जो फैसला दिया गया वो ये था कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा वही सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला जो एक जज केस है वो आता है 1998 में, 1998 में तीसरे जज केस के नाम से इसे जानते हैं। और यह मुद्दा राष्ट्रपति महोदय द्वारा आर्टिकल 143 के तहत पूछा गया माननीय उच्चतम न्यायालय से। तो इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सीजेआई और 4 वरिष्ठतम जज होंगे, इन्हें कॉलेजियम कहा जाएगा, और इसके द्वारा ही हायर जुडिशरी में जजों की नियुक्ति के संबंध में परामर्श दिया जाएगा, और जो परामर्श होगा वो बाध्यकारी होगा। ये तय हो चुका था द्वितीय जजेस केस से, और यहाँ पे इसे और स्पष्ट कर दिया। साथ ही यह भी बताया कि जो 5 जज होंगे जिसमें कॉलेजियम प्रणाली कहा जाएगा, इसमें निर्णय बहुमत से लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चौथा जज केस जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, ये वर्ष 2015 को आया है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने एनजेसी को समाप्त कर दिया। एनजेसी आप जानते होंगे, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसे 2014 के 99वें संविधान संशोधन द्वारा स्थापित किया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसे न्यायपालिका में हस्तक्षेप माना, इस कारण इसे चौथे जज केस के अंतर्गत समाप्त कर दिया और इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया, और कॉलेजियम प्रणाली जो कि पूर्व से चली आ रही थी उसे ही बहाल कर दिया गया। चलिए आगे हम देखते हैं कॉलेजियम प्रणाली का विकास कैसे होता है। तो प्रारंभ में 1993 का जो सेकंड जज केस था उसमें सीजेआई और 2 वरिष्ठतम जज हैं उन्हें कॉलेजियम प्रणाली के रूप में देखा गया, परंतु कॉलेजियम वर्ड यहाँ नहीं आया था। फिर से मैं आपको याद दिला दूं, कॉलेजियम शब्द की शुरुआत होती है
तीसरे जज केस 1998 से, जिसमें 1+4, जब एक CJI और चार वरिष्ठ जज थे, उन्हें मिलाकर ही यहाँ कॉलेजियम व्यवस्था कहा गया। और हम देख चुके हैं तीसरे जज केस में यह निर्धारित हुआ कि बहुमत के आधार पर ही कॉलेजियम के अंदर निर्णय लिए जाएंगे। अब कॉलेजियम प्रणाली की कुछ आलोचनाएं होती हैं, जिसके कुछ आधार हैं कि जैसे पारदर्शिता का अभाव है, भाई भतीजावाद के आरोप लगते हैं, कार्यपालिका की कोई भूमिका इसमें नहीं है, उत्तरदायित्व का अभाव इसमें लगातार देखा जाता है। तो इस आधार पे लगातार कॉलेजियम प्रणाली की आलोचनाएं की जाती हैं। अब हम बात करते हैं एनजेसी एवं चौथा जज केस, जो कि जैसा कि मैंने ऊपर आपको बता दिया है, 99वें संविधान संशोधन 2014 द्वारा एनजेसी का गठन किया गया, जिसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका की एक ऐसी 6 सदस्यीय बॉडी बनाई गई थी जो उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति से संबंधित परामर्श देने का कार्य करती थी, परंतु इसे न्यायपालिका ने न्यायपालिका के कार्यों में न्यायिक व्यवस्था में हस्तक्षेप माना और वर्ष 2015 में चौथे जज केस के अंतर्गत इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। और इसी के साथ ही कॉलेजियम प्रणाली जो पूर्व से चली आ रही वह यथावत रूप में कार्य करना जारी रखा गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत हुई, जज केस क्या थे। यह सभी एग्ज़ाम्स के लिए मुख्य रूप से मुख्य परीक्षा, सिविल सर्विस की मुख्य परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण विषय है। धन्यवाद।